नमस्कार। चलते हैं विषय को लेकर एक ऐसी घटना की ओर जिसने कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति देश के अंदर, कानून व्यवस्था के अंदर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो उत्पन्न कर दी है। पद पर रहते हुए पहली बार भारत के संविधान के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, और ऐसा भी मुख्यमंत्री नहीं कि बाई चांस जीत गया हो, लगातार तीसरी बार हैट्रिक बना करके जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की आज हम चर्चा करते हैं। उनकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। तो ये इतिहास की, स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली घटना है कि पद पर रहते हुए पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर गया हो। बीते दिन 21 मार्च 2024 को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए और उनको जेल भेज दिया गया। बहुत ही अपने में बड़ी घटना कि लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं। तो इससे पूर्व, राजनीति में आने से पूर्व, वो नौकरशाह थे, उच्च पद पर थे। उनकी धर्मपत्नी भी उच्च पद पर आसीन है। 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और उसके राष्ट्रीय संयोजक बने। उससे पूर्व जन आंदोलन में लोकपाल बिल की मांग पर श्री अन्ना हजारे के द्वारा अनशन करने पर वो उनके साथ उस जनता की आवाज़ में शामिल हुए, अपना परिचय बढ़ाया। और उसके बाद अन्ना जी उस आंदोलन से अलग हो गए। अब ये राजनीति की बात है कि वो अलग हो गए, इस समय कहाँ है, क्या है, इस पर हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चर्चा करना व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि ये राजनीति का विषय है। हर व्यक्ति के अपने राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। तो अन्ना हजारे के बारे में कहना उचित नहीं है। इसी आंदोलन से योग गुरु बाबा रामदेव जी भी जुड़े। आज उनका एक बहुत बड़ा पतंजलि का साम्राज्य स्थापित है। देश विदेश में आयुर्वेद के औषधियों पर उनका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़िए। जो व्यक्ति लगातार 3 बार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया हो, दिल्ली की जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 100 में 100 लोग तो किसी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन इन चुनाव की प्रक्रिया है, जिसका पल्ला भारी होता है वो पद पर आसीन होता है। पहली बार 28 दिसंबर 2013 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मात्र 49 दिन के कार्यकाल के बाद 14 फरवरी 2014 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ दिल्ली में और लगभग 1 वर्ष के बाद पुनः चुनाव हुए। 14 फरवरी 2015 को श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके 16 फरवरी 2020 को आम चुनाव में पुनः बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन पद पर रहते हुए जेल जाने वाले ऐसे पहले मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी हैं। इससे पहले भी अब तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 4 मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी आय से अधिक
संपत्ति के मामले में जेल गई हैं, लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थी। इस्तीफा देकर दे दिया था, अथवा शायद चुनाव सत्ता में नहीं थी। कोई भी बात हो, हम इतनी चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए राजनीतिक गुणा भाग गया उसका। जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते, चूंकि हमारा विषय ज्योतिष है, तो हम मुख्य ज्योतिष पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने से पहले उसकी जो ज्योतिष शास्त्र का जैसा कि नियम है कि देश काल परिस्थिति का पूर्णतः आकलन करना चाहिए, इसी संदर्भ में हम इतिहास की बात करते हैं। तो 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जा चुकी हैं। 1996 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अंतर्गत जेल जा चुके हैं। फिर उसके बाद 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा किसी भूमि घोटाले में जेल जा चुके हैं। अभी जनवरी के महीने में, यानी 2024 जनवरी के महीने में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षा भूमि घोटाले के आरोप में जेल में हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पद पर रहते हुए सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही जेल में जाना पड़ा। ऐसा समाचारों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा सुनने में आ रहा है, जानकारी में आ रहा है कि वे जेल से ही अब जेल के अंदर से ही अपनी दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अब हम ज्योतिषीय दृष्टि से केजरीवाल जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ग्रहों का ऐसा चक्रव्यूह जिसमें केजरीवाल वर्तमान में उलझे हुए हैं, उसमें से कैसे निकलेंगे, एक सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा। तो आज हम अपने इस जो आपके सामने किसी नए विषय को लेकर के प्रस्तुत होते हैं, उसके अंतर्गत हम केजरीवाल जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 रात्रि के 12:30 पर शिवानी, हरियाणा में हुआ। एक बात और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमें स्पष्ट रूप से न तो केजरीवाल जी ने अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान के बारे में बताया, अथवा न तो उनके किसी मित्र आदि ने बताया, न उनके किसी घर के सदस्य ने बताया। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने जो जन्म कुंडली निकल के आती है, वह जन्म कुंडली वृष लग्न की है और उनकी मेष राशि है जन्म कुंडली के अनुसार। हालांकि नाम के अनुसार भी मेष राशि ही है। तो ग्रहों की स्थिति देख लीजिए। सबसे पहले सूर्य ग्रह कर्क राशि में 29 डिग्री पर तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है। चंद्रमा मेष राशि में जन्म कुंडली के 12वें भाव में 26 डिग्री पर स्थित है। मंगल ग्रह सूर्य के साथ कुंडली के तृतीय भाव में अपनी नीच राशि का होकर, यानी 13 डिग्री पर तृतीय भाव में स्थित है। उसके बाद बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि में, जो कि उसकी सम राशि होती है, उसमें 8 डिग्री पर स्थित है। क्योंकि सूर्य से बुध की डिग्री मात्र 9 डिग्री के अंतर पर है, इसलिए बुध ग्रह यहाँ पर अस्त हो गया। उसके बाद गुरु ग्रह सिंह राशि में, यानी अपनी मित्र राशि में चतुर्थ भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव में 17 डिग्री पर स्थित है। शुक्र ग्रह भी कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध और गुरु के साथ सूर्य की राशि में यानी अपने शत्रु की राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है। शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि में मात्र 2 डिग्री पर स्थित है।
राहु ग्रह कुंडली के लाभ भाव में मीन राशि में 18 डिग्री पर स्थित है। केतु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बुध की राशि कन्या राशि में 18 डिग्री पर स्थित है। ये इनके ग्रहों की स्थिति है। अब सबसे पहले कुंडली में हम विचार करते हैं वृष लग्न। वृष लग्न का व्यक्ति अपने में बहुत ही स्वार्थी प्रकृति का होता है। एक बार जिस कार्य के बारे में ठान लेगा उसको पूरा करने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहेगा। बहुत बड़ा स्वार्थी होगा। अपने स्वार्थ के लिए शत्रु को गले लगा लेगा और अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद शत्रु को पैरों के तले रौंदने में देर नहीं लगाएगा। इसकी प्रवृत्तियां क्रोधित सांड जैसी होती हैं। क्रोध की अवस्था में ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। वही स्थिति मेष राशि की है। मेष राशि वाला व्यक्ति भी बहुत तेज तर्रार होता है, हठी होता है। जिस काम को एक बार छेड़ेगा उसे पूरा करके ही रुकेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं इनकी लग्न के और राशि के जो सिद्ध करते हैं कि हो सकता है, मैं दावा नहीं करता हूँ, हो सकता है कि केजरीवाल जी की यही कुंडली हो। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया है कि मुझे सोशल मीडिया से ही ये डेट ऑफ बर्थ समय प्राप्त हुआ। अब एक विषय पर, हालांकि हमने भी यूट्यूब पर लगभग 4-6 विद्वानों के द्वारा केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण सुना है। सोशल मीडिया पर भी तमाम ज्योतिषाचार्य अपनी अपनी बात लेकर के आ रहे हैं और लगभग हम यदि उसका एक गणित प्रस्तुत करें यानी 100 में 99% ज्योतिषाचार्य जो केजरीवाल जी की कुंडली की स्थिति है उसमें 12वें भाव में बैठे हुए चंद्र और शनि को लेकर के ही बात करते दिखाई देते हैं। क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो बंधन योग का कारण होता है, कारक होता है। यानी जो जेल यात्रा आदि है उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। अब इस 12वें भाव में चंद्र और शनि को लेकर के जो एक आम धारणा ज्योतिषाचार्यों में है उसमें सत्यता कितनी है इसका हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इस चंद्र और शनि के योग को विष योग की संज्ञा आधुनिक ज्योतिष के अंतर्गत दी जा रही है। हमने किसी भी प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ में, जो कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र, यवनाचार्य द्वारा लिखित नाभस योग, अन्य भी जो ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं या अन्यत्र हमको प्राप्त हुए, उनमें कहीं भी विष नामक योग का उल्लेख नहीं है। हालांकि हमें दावा तो नहीं करते कि कहीं नहीं होगा, होगा। हमने अपने कुछ विद्वान मित्रों से भी इस योग के बारे में चर्चा की, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष परंपरागत रूप से जिन्होंने वैदिक ज्योतिष को पढ़ा है उन मित्रों ने भी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी। उनका भी यही कहना है कि ये योग प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। जैसे आज के समय में काल सर्पाधिक मनगढ़ंत योगों का प्रचलन चल रहा है, उसी तरीके से कोई एक घटना को के समय नए योग का नाम दे करके ज्योतिष के माध्यम से समाज को गुमराह करने की प्रक्रिया और परंपरा चल रही है। तो 12वें भाव में चंद्र शनि के योग को विष योग की संज्ञा दे करके कुंडली का विश्लेषण तमाम यूट्यूबर ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं। हम चूंकि इस योग का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इस योग को नकारते हैं। हाँ, अब यदि देखा जाए तो 12वें भाव में चंद्रमा नीच राशि का अपने मित्र की राशि में, दूसरा यदि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि हम कारकादि प्रकरण में जाएं तो ये सूत्र मिलता है कि केंद्राधिपत्या सौम्या शुभम नैव दिशंतुता कुरूरा नैव अशुभम कुरु कोण पो शुभदाय कहा। यानी त्रिकोण का जो स्वामी है वो हमेशा ही शुभ ही होता है। अब चूंकि शनि त्रिकोण का स्वामी है, इधर केंद्र का भी स्वामी है, यानी केंद्र का जो अधिपति पापक ग्रह है वो हमेशा शुभ फलदायक होता है। तो इसलिए मैं इस शनि को अशुभ नहीं मानता हूँ।
यद्यपि नीच का है, बकरी अवस्था में है, बहुत कम अंशों पर है, फिर भी ये फिर भी ये अशुभ फल नहीं दे सकता। क्योंकि एक चीज संदेह उत्पन्न करती है कि शनि पूरा फल इसलिए नहीं देगा कि जो वैभाव है वो ज्योतिष बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार धनेशोई वैशस संयोगात फल दो मतो, यानी धन भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी और व्यय भाव में स्थित ग्रह संयोग से शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं। तो जब शनि की महादशा आएगी, क्या संयोग बनेगा, उस समय की परिस्थितियां पर आधारित होगा, परिस्थितियों पर आधारित होगा कि शनि शुभ फल देगा अथवा अशुभ फल देगा। अब कुंडली का जो दूसरा पहलू है, आप हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। यदि ज्योतिष के आप विद्यार्थी हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है किसी की कुंडली का मूल्यांकन करने के लिए, किसी की कुंडली का विवेचन करने के लिए। जो कुंडली के में सूर्य और मंगल का तीसरे भाव में योग है, उसका ज्योतिष ग्रंथों में क्या फल दिया गया है? सद्धर्म कर्म द्रविणेन हीना, सद्धर्म कर्म द्रविणेन हीना, यानी जिसकी कुंडली में सूर्य और मंगल का संयोग होता है, ऐसा व्यक्ति सद्धर्म करने वाला, द्रविणेन हीना यानी धन से हीन। अब आज के समय में चूंकि मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, और जैसा कि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले में धन लिया है, जो कंपनियां हैं, तो लेकिन ये सत्यता क्या है ये तो न्याय प्रक्रिया बताएगी। लेकिन सीधी सी बात है, जो व्यक्ति 3 बार का मुख्यमंत्री है तो उसके पास धन तो होगा। अब चूंकि शास्त्र कहता है कि सद्धर्म कर्म द्रविणे नहीं ना, यानी ऐसा व्यक्ति धन से हीन होता है, तो जो व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी कर रहा था उसने नौकरी छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं से किसी समय उनके ऊपर उनकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर हुई होगी। क्लेशानुरक्तः सततम सत्कोपः, हर समय क्लेश से युक्त रहने वाला, ये उनके ये लक्षण केजरीवाल जी की यदि प्रकृति देखें, इनके पिछले जीवन पर विचार करें, तो ऐसा व्यक्ति यानी हमेशा ही क्लेश से ही युक्त होंगे, तभी उन्होंने नौकरी छोड़ी होगी। तो क्लेशानुरक्तः सततम सकोपः, सदैव क्रोधित रहने वाला। फिर आगे लिखा है भवेन मनुष्यो दिवसादिनाथ है यदा धरित्री तनयन उक्ता, यानी ऐसा मनुष्य जिसके कुंडली में सूर्य और मंगल का संयोग है, वो सद्धर्म कर्म करने वाला यानी अच्छे कर्म करने वाला, धन से हीन, और क्लेशानुरक्तः सततम सकोपः, क्लेश में रहने वाला, लगातार क्रोधित रहने वाला होता है। तो कहीं से भी सूर्य और मंगल का संयोग कुंडली में अशुभ कारक नहीं है। अब कुंडली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी द्विग्रह योग, और अब हम इस कुंडली में जो विशेष है त्रिग्रह योग पर विचार करते हैं। त्रिग्रह योग का मतलब हमारे शास्त्रों में दिया है सत्यान्वितः स्यात् बहु गीत कीर्ति, सत्यान्वितः यानी सत्य आचरण करने वाला। हालांकि वर्तमान में वो राजनीतिज्ञ हैं, तो राजनीति में ऐसा बिरला ही होगा जो जिसने सत्य आचरण किया हो। हम किसी पर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन ऐसा राजनेता स्वतंत्र भारत के इतिहास में दुर्लभ है। यदि वास्तव में सत्य आचरण करने वाला कोई नेता होता और वो अच्छे पद पर होता, तो शायद आज हम वास्तविक विश्व गुरु होते। देश में जो गौ हत्या आदि हो रही है, गाय के मांस के निर्यात में हम अमेरिका को पछाड़कर 2023 में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के राजनेताओं में सत्याचरण की कमी है, यानी अंदर से कुछ बाहरी कुछ। तो सत्यान्वितः स्यात् बहुगीत कीर्ति, ऐसा व्यक्ति सत्य आचरण करने वाला, कीर्तिमान, और भूपानुकंपा बीजतारि पक्षः, राजा की से द्वारा कृपा
प्राप्त करने वाला और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, प्रसन्न मूर्ति ही बुध जीव शुक्रई एकर्ष सस्तई जनने रहस्यात। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न मन वाला होता है। यानी जो तिग्रह योग है उसका भी प्रभाव बहुत ही शुभ बताया है। तो अब कुंडली का एक और पक्ष, हमारे साथ बहुत से हमारे ज्योतिषाचार्य इस कुंडली को देख रहे होंगे, लेकिन आज के समय के जितने भी कहना चाहिए जो परंपरा चल रही है, यानी सॉफ्टवेयर से पढ़ करके या कुछ 199 रुपए का कोर्स करके जो ज्योतिषाचार्य बनते हैं, सीधे सीधे उन्होंने देख लिया होगा राहु केतु जन्म कुंडली में। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में कहीं भी राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आने पर काल सर्प जैसी कोई घटना योग नहीं बनता। ये प्राकृतिक घटना है, संयोग और जो ग्रहों की गति है, जो सूर्य सिद्धांत लीलावती आदि में जो ग्रहों का चालन बताया गया है उसके अनुसार समय समय पर सभी ग्रह सूर्य और यानी सूर्य से लेकर शनि तक राहु और केतु की मध्य कक्षा में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यदि काल सर्प को माना जाए तो उसको लिए जितना भयभीत करते हैं, तो यहाँ तो देखिए व्यक्ति तीसरी बार, पहले तो वो अच्छी तरीके से उस व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की, अच्छे पद पर सुशोभित हुआ, राजनीति में आया और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बना। तो इस काल सर्प को यदि हम मान भी लें तो ये कहीं से भी खतरनाक नहीं है, खराब नहीं है। ये तो संयोग है कि आज वो जेल में, राजनीति में ये सब चलता रहता है। तो अब चर्चा करते हैं कि जेल योग क्यों हुआ। विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत सन 2010 18 मार्च 2010 से बृहस्पति ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई और पहली बार 2010 के बाद ही लगभग 11 या 12 में केजरीवाल जी राजनीति में, पहले तो जन आंदोलन में अन्ना जी के साथ सक्रिय हुए और 2012 में उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का, अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। तो यानी बृहस्पति ग्रह की महादशा उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से को लेकर के आई। कारण यह है कि बृहस्पति लाभ भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उनको पूर्ति होती दिखी, तो वो राजनीति में आए और बृहस्पति ग्रह की महादशा में समय समय पर अंतर दशाओं के अंतर से अपना जैसे तैसे सरकार चलाते रहे। और सन 2013 यानी 2013 का अंतिम महीना, शायद तारीख 28 दिसंबर थी, उस दिन उन्होंने शपथ ली थी। तब से लगातार बीच में कुछ समय को छोड़ करके, यानी 1 वर्ष राष्ट्रपति शासन रहा 49 दिन के कार्यकाल के बाद, तो उतने समय को छोड़ करके शेष तब से आज तक मुख्यमंत्री हैं। भले ही जेल में हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही आज की तारीख में संविधान के अंतर्गत हैं। तो अब परिस्थितियां कब से शुरू हुई, क्या हुई, हम उनकी जेल यात्रा का जो ग्रहों का चक्रव्यूह है, वर्तमान में तो वो चक्रव्यूह में फंसे हैं। देखिए कि ईश्वर क्या करता है उनके साथ। तो 24 अक्टूबर 2023 से 18 मार्च 2026 तक बृहस्पति में राहु की महादशा, बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। अब गुरु और राहु के संयोग को हम चांडाल दोष योग का नाम देते हैं। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी है। किसी की भी जन्म कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठा हुआ हो तो ये चांडाल योग होता है। इसका ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, इसके लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन जब गुरु की महादशा में या राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है, या राहु की महादशा में
गुरु की अंतर्दशा आती है अथवा गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है तो ये चांडाल योग पूरी तरीके से बनता है। यदि राहु की दृष्टि देखें तो द्विपाद दृष्टि से राहु अपने से अष्टम भाव को गुरु को देख रहा है, गुरु भी अपने अष्टम इस यानी द्विपाद दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये चांडाल योग बनता है। तो ये चांडाल योग कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हानिकारक है। इसी चांडाल योग के कारण इनको जेल में जाना पड़ा। अब वर्तमान में 29 इनकी जो प्रत्यंतर शुरू हुआ है, राहु गुरु में राहु और उसमें गुरु में राहु की अंतर्दशा और उसमें गुरु की ही प्रत्यंतर दशा रहेगी 29 जून 2024 तक। ये 13 फरवरी के 25 फरवरी से प्रारंभ हुआ, यानी गुरु में राहु की अंतर्दशा, उसमें गुरु का ही प्रत्यंतर फरवरी 2024 यानी 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुआ और 1 जून 2024 तक रहेगा। तो जहां तक लग रहा है कि ये स्थिति इनकी जून 2024 तक का समय केजरीवाल जी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये दो तरफ से चांडाल दोष से फंसे हुए हैं, क्योंकि गुरु में राहु की अंतर्दशा और उसमें गुरु की ही प्रत्यंतर दशा। अब यदि सूक्ष्म दशा का विचार करें तो 7 अप्रैल तक इनकी गुरु में राहु की महादशा, गुरु में राहु की अंतर्दशा और उसमें गुरु की ही प्रत्यंतर दशा और उसमें बुध की सूक्ष्म अंतर्दशा रहेगी, यानी 7 अप्रैल 2024 तक। बुध चूंकि अस्त अवस्था में है, हालांकि सूर्य के साथ इसका समभाव होता है, तात्कालिक रूप से तीनों ग्रह आपस में जो एक ही स्थान पर बैठे हुए तात्कालिक शत्रु होते हैं। तो बुध का जो संयोग है, सूक्ष्म अंतर है 7 अप्रैल 2024 तक, तो 7 अप्रैल 2024 तक तो इनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। अब दूसरे पक्ष पर विचार करें। योगिनी के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2017 से इनकी संकटा दशा प्रारंभ हुई, जो कि 9 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में संकटा का जो फल बताया गया है वो किस प्रकार का है। जनानाम विवादम ज्वराणाम प्रकोपम कलत्रादि कष्टम पशूनाम हिनासम ग्रही स्वल्पवासम प्रवासाभिलाषम दशा संकटा संकटम राजपक्षात। जनानाम विवादम ज्वराणाम प्रकोपम, लोगों से व्यर्थ में वाद विवाद, बुखार आदि बीमारियों का प्रकोप, कलत्रादि कष्टम, स्त्रियों को कष्ट, पशुनाम हिनाशम, पशुओं को का जो घर में पशु आदि होते हैं उनका नाश होता है। ग्रही स्वल्पवासम, घर में बहुत कम रहना होता है। प्रवासाभिलाषम, ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है, घर से बाहर रहता है। दशा संकटा संकटम राजपक्षात, संकटा दशा राजपक्ष से संकट उत्पन्न करने वाली होती है। ये योगिनी दशा का फल बताया गया है। तो जैसा कि ऋषियों ने फल बताया, ठीक उसी प्रकार योगिनी दशा का जो कष्ट केजरीवाल जी भोग रहे हैं वो स्थिति बिल्कुल सामने है, और ये स्थिति 9 अक्टूबर 2025 तक यानी लंबे समय तक रहने वाली है। तो अभी जल्दी में केजरीवाल जी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि वो उनका राजनीतिक पहलू है कि जेल में हैं, दिल्ली की जनता उनसे संतुष्ट है, उसका उनको राजनीतिक लाभ कितना मिलता है यह समय बताएगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो अभी उनके साथ बहुत ही राजनीतिक उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में जो सूर्य मंगल का द्विग्रह योग और चतुर्थ भाव में तिग्रह योग, इसके बाद मार्च 2026 के बाद शनि की महादशा निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इस कुंडली में शनि की महादशा सर्वाधिक कारक सिद्ध होगी। हालांकि
विवादों का तो साथ उनसे का रहेगा, लेकिन एक भाग्य भाव का स्वामी है, कर्म भाव का यानी भाग्य भाव और दशम भाव यानी कर्म भाव का स्वामी है। तो सामान्य रोगों के चलते, विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों के चलते केजरीवाल जी के जीवन में मार्च 2026 में जब शनि की महादशा आने वाली होगी, प्रारंभ होगी, तो बहुत सी उपलब्धियां उनके खाते में जुड़ेंगी। इधर अक्टूबर 2025 के उपरांत जब संकटा दशा समाप्त होगी, तब उनके जीवन में ये भी हो सकता है कि दूसरी बार उनके जीवन में संकटा आई है तो ये जितना भी अनर्थ कर सकती है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रखेगी। बहुत ही विचारणीय विषय, विचारणीय कुंडली है, लेकिन आने वाला भविष्य केजरीवाल जी का यदि कुंडली का मूल्यांकन करें तो आने वाला समय बहुत खराब नहीं है, जीवन में अभी उपलब्धियां शेष हैं। हालांकि बहुत से ऐसे गंभीर विषय होते हैं, गंभीर प्रश्न होते हैं, उनका हम सोशल मीडिया पर खुलासा नहीं कर सकते। किसी की भी कुंडली देखकर उसके जीवन और मृत्यु की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जो नियम हैं, उनके विपरीत हैं। इसलिए बहुत सी चीजों को हम जानबूझ करके छिपाते हैं। एक चीज और है कि बिना पूछे कभी किसी का शुभ या अशुभ नहीं बताना चाहिए। जब तक हमारे मित्र हमसे उस विषय के बारे में नहीं कहते, तब तक हम किसी की भी कुंडली पर, किसी भी ज्योतिष की बात पर अपनी तरफ से कोई चर्चा नहीं करते। जैसा हमारे मित्रों का आग्रह होता है उतनी ही चर्चा हम करते हैं। तो आसान्वित रहिए, ये मात्र ज्योतिषीय चर्चा है, हमारी व्यक्तिगत राय या व्यक्तिगत भावनाएं इस में नहीं जुड़ी हुई हैं। तो आप भी अपनी राय से हमें अवगत कराइए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यदि अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए। हम आपकी सलाह का स्वागत करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिष, वास्तु अथवा अन्य ज्योतिष संबंधी समस्या के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।